हेलो एवरीवन, वेलकम टू क्लियरिटी फॉर जेई। तो ये वीडियो यार पूरा एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया के ऊपर है जेई मेंस 2025 के लिए। इसमें क्या होता है कि यार बच्चों को बहुत ज़्यादा, जो भी बच्चे प्रिपरेशन करते हैं जेई मेंस के लिए, उनको बहुत ज़्यादा कन्फ्यूजन होता है कि एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या होने वाला है। 12th में अगर हमारे मार्क्स कम आ गए तो क्या हम जेई में एडमिशन ले सकते हैं, नहीं ले सकते हैं, और कितने मिनिमम मार्क्स चाहिए हमें 12th में पास होने के लिए कि ताकि हम जेई के अंदर एलिजिबल हो सकें। उन सभी को जितने भी डाउट्स हैं वो सारे इस वीडियो के अंदर हम लोग क्लियर कर रहे होंगे। तो सबसे पहले हम लोग यहाँ पे समझ लेते हैं कि एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या होने वाला जेई मेंस के लिए। यहाँ पे समझो, तो इस वीडियो में हम लोग क्या क्या डिस्कस करेंगे। इस वीडियो में हम लोग डिस्कस करेंगे एजुकेशनल क्वालिफिकेशन क्या होगा, एज लिमिट क्या होगा, नेशनलिटी क्या होनी चाहिए आपकी, इस स्पेसिफिक सब्जेक्ट्स कॉम्बिनेशन हम लोग यहाँ पे समझेंगे। और यहाँ पे हम लोग अगर आपको बहुत ज़्यादा चीज़ें समझनी है और चीज़ें जाननी है तो आप जेई मेन के जो ऑफिशियल वेबसाइट है एनटीए का, उसके ऊपर जाके एक्सप्लोर कर सकते हो। तो इस वीडियो के अंदर हम लोग एजुकेशन क्वालिफिकेशन, एज लिमिट, नेशनलिटी और इन सब चीज़ों के बारे में हम लोग बात करने वाले हैं। तो देखते हैं, नेक्स्ट स्लाइड पे हम लोग चलते हैं। अब यहाँ पे देखो यार कि जेई मेन एलिजिबिलिटी इंक्लूड्स कंडीशन दैट द कैंडिडेट्स मस्ट मीट टू अप्लाई। अब ध्यान से देखो, यहाँ पे एकेडमिक क्वालिफिकेशन क्या होना चाहिए, पास्ट और अपेयरिंग इन क्लास 12th इन 2023, 24 और 25। तो मतलब क्या है कि अगर आपने क्लास 12th एग्जाम 2023, 24 और 25 में अगर पास किए हैं या अपेयरिंग में हैं आप, तो आप क्या है, एलिजिबल हैं किसके लिए, जेई मेन 2025 के लिए। ठीक है। एज लिमिट क्या होता है, नो एज रिस्ट्रिक्शंस, कोई एज रिस्ट्रिक्शंस नहीं है। बस यहाँ पे क्या बताया गया आपका कि जो 12th है, 12th आपका इन ईयर में होना चाहिए। तो यार वो एक ही बात हो गया, एज तो बाउंड हो ही गया। अगर 12th में कोई बच्चा है तो उसका एक सर्टेन एज होता है, 17, 18, 19 ऐसा ही एज होगा उसका होगा। लेकिन इस तरीके से एज लिमिट नहीं है कि अगर कोई 15 ईयर से कम है तो वो एग्ज़ाम नहीं दे सकता, ऐसा कुछ भी नहीं है। अगर आप 15 ईयर्स के भी हो और अगर आप 12th में आप पढ़ाई कर रहे हो या 12th पास आउट हो तो आप एग्जाम के लिए एलिजिबल हो जाओगे। ये यहाँ समझ लेते हैं कि कितने अटेम्प्ट यहाँ पे मिलने वाले हैं आपको। तो 3 कॉन्जिक्यूटिव ईयर्स में आपको अटेम्प्ट मिलने वाले हैं। जैसे कि यहाँ पे दिखाया गया है कि अगर आप 25 में एग्जाम दे रहे हैं तो 23 वाला भी जो पास किया है, 23 में जो 12th पास किया वो भी एग्जाम दे सकता है, 24 में जो 12th पास किया वो भी एग्जाम दे सकता है, और 25 में जो एग्जाम पास किया या 25 में जो अपियर है, मतलब अभी 12th का उसके रिजल्ट नहीं आए, वो भी एग्जाम दे सकता है। ये यहाँ पे बताया गया। तो 3 कॉन्जिक्यूटिव ईयर्स जो है वो इंक्लूड किया जाएगा। ये अटेम्प्ट के लिमिट्स हैं, इसको आप समझ लें अच्छे से। बहुत सारे बच्चों को क्या होता है, कंफ्यूजन होता है। एडवांस के लिए मैंने आपको बताया था कि एडवांस के लिए आपको सिर्फ अपेयरिंग और उसके बाद में यानी 23 और 24 में ही चांस मिलेगा। अगर 23 में जिसने पास किया है 12th, वो 25 में एडवांस के लिए एलिजिबल नहीं है। इस बात को आप समझ लें अच्छे से। ठीक है, क्या आपको ये बातें क्लियर है? बहुत अच्छे से क्लियर होगा यहाँ पे। तो नेक्स्ट स्लाइड की तरफ हम बढ़ते हैं और समझते हैं कि नेक्स्ट प्रॉब्लम्स को भी हम देखने की कोशिश करते हैं यहाँ पे। तो अब यहाँ पे आप देख सकते हो, यहाँ पे टेबल बना हुआ बहुत अच्छे से। यहाँ पे देख सकते हो कि एज लिमिट, नो एज लिमिट, एकेडमिक क्वालिफिकेशन क्या होना चाहिए, क्लास 12th और इक्विवेलेंट होना चाहिए, ईयर क्वालिफाइंग एग्जाम 23, 24 और 25। अभी जब हम बात कर रहे हैं तो 23 वाला भी एलिजिबल है, 24 वाला भी और 25 वाला भी एलिजिबल है। सब्जेक्ट क्या होने चाहिए आपके, बीटेक, अगर आपको बीटेक करना है तो उसके लिए क्या सब्जेक्ट होना चाहिए, वो होने चाहिए फिजिक्स, मैथमेटिक्स, केमिस्ट्री या बायोलॉजी या बायोटेक्नोलॉजी या वोकेशनल सब्जेक्ट, कुछ ऐसा भी आपका हो सकता है। ये सब्जेक्ट आपके आगे होंगे तो आप आगे पढ़ सकते हो। अब यहाँ पे अगर आपको बार करना है, मतलब आर्किटेक्चर में जाना है, तो मैथमेटिक्स, फिजिक्स और केमिस्ट्री कंपलसरी है यार। और यहाँ पे अगर बी प्लान करना है आपको तो मैथमेटिक्स उसके लिए होना चाहिए। अब यहाँ पे देखो, रिक्वायर्ड 12th क्लास परसेंटेज। अब 12th क्लास में कितने परसेंटेज होने चाहिए उसके ऊपर हम लोग थोड़ा सा बात कर लेते हैं। तो आपका 75% फॉर जनरल, अगर आप जनरल कैटेगरी से बिलोंग कर रहे हैं तो आपके 75%, मिनिमम 75% आपके 12th में होने चाहिए, तभी आप आगे के एग्जाम के लिए एलिजिबल हो सकते हैं। 65% किसके लिए होना चाहिए यार, इस एससी और एसटी कम्युनिटी से अगर आप बिलोंग कर रहे हैं तो आपके 65% मिनिमम होने चाहिए। फॉर एनआईटी, आईआईटीज एंड जीएफटीआईज, मतलब जितने भी हमारे एनआईटी कॉलेज हैं, आईटी कॉलेज में, और जीएफटी जो ये सेमी गवर्नमेंट वाले कॉलेज होते हैं, इनमें अगर आपको एडमिशन लेना है तो उसके लिए आपको 75% आपको लाना पड़ेगा। किसके, 12th एग्जाम के अंदर, जनरल कैटेगरी से बिलोंग करते हैं तो, और एससी एसटी से तो 65%। लेकिन अगर आपको बीटेक, बी आर्किटेक्चर में अगर एग्जाम लेना है या बी प्लान में लेना है तो उसके लिए 50% जो है वो परसेंटेज रिक्वायर्ड होगा आपके 12th क्लास के अंदर।
अटेम्प्ट लिमिट मैंने बात कर लिया, 3 कॉन्जिक्यूटिव अटेम्प्ट्स हमें लिमिट्स मिलने वाले हैं यहाँ पे। नाउ नेक्स्ट, अब थोड़ा सा डिटेल में अगर हम बात करें तो वही बात मैं दोबारा बताऊंगा आपको कि जेईई मेन क्वालिफिकेशन के लिए जो हमारे पासिंग और अपेयरिंग ईयर होंगे वो 23, 24 और 25 के बारे में। जेईई मेन नंबर ऑफ लिमिट कितने होंगे, 3 कॉन्जिक्यूटिव ईयर्स होंगे। अटेम्प्ट्स पर ईयर अगर बात करें तो एक साल में आपको 2 अटेम्प्ट मिलते हैं, एक आप जनवरी में दे सकते हो और दूसरा आप अप्रैल में दे सकते हो। ये मैं आपकी जानकारी के लिए बता दूं कि ये दोनों एग्जाम जो होंगे वो मेंस के लिए होंगे, ये दोनों एग्जाम जो होंगे वो मेंस के होंगे। इनमें इन दोनों एग्जाम में जो जिसमें आपका बेस्ट मार्क्स होगा वही मार्क्स जो होगा वो इंक्लूड किया जाएगा और उसी मार्क्स के बेसिस पे आप जो है एडवांस के लिए एलिजिबल होंगे। उसके बाद में सब्जेक्ट क्या क्या रिक्वायरमेंट हमने बात कर लिया, फिजिक्स, केमिस्ट्री और मैथमेटिक्स आपका होना जरूरी है आपके 12th क्लास के अंदर। जब आप 12th करोगे तो उसके अंदर आपके ये सब्जेक्ट होने जरूरी हैं। अब यहाँ पे कौन कौन से एग्जाम जो है एक्सेप्टेड है जेईई मेंस के लिए। अगर आप किसी भी एग्जाम से हैं, सीबीएसई से हैं, आईसीएसई से हैं, एनआईओएस से हैं या कोई भी इक्विवेलेंट रिकॉग्नाइज बोर्ड से, स्टेट बोर्ड से, बिहार बोर्ड हो सकता है और यूपी बोर्ड हो सकता है, राजस्थान बोर्ड हो सकता है, किसी भी अगर आप बोर्ड से हैं, 10+2 एग्जाम फॉर रिकॉग्नाइज फॉरेन इंस्टीट्यूट विद द AIU इक्विवेलेंसी, तो अगर आप फॉरेन किसी इंस्टीट्यूट से किए हैं तो उसके लिए भी हम यहाँ पे हमारे पास क्राइटेरिया दिया हुआ है। और डिप्लोमा रिकॉग्नाइज बाय द AICTE स्टेट एजुकेशन बोर्ड, अगर आप आपने 12th नहीं किया उसमें डिप्लोमा किया और AICTE से एफिलिएटेड है या सर्टिफाइड है तब भी आप क्या कर सकते हो, जो है जेईई मेन के एग्जाम में अपीयर हो सकते हो, आप बैठ सकते हो। तो आई होप आपको ये सब कुछ जो है क्लियर हुआ होगा। नेक्स्ट देखते हैं और समझने की कोशिश करते हैं। फिर वही बात मैं करूंगा आपसे कि जेईई मेन जो एलिजिबिलिटी मार्क्स इन क्लास 12th में है वो क्या होना चाहिए। फिर से एक बार क्लियर कर लो कि जो हमारे पास 75% क्या होने चाहिए फिजिक्स, केमिस्ट्री एंड मैथमेटिक्स के अंदर। आपका फिजिक्स, केमिस्ट्री और मैथमेटिक्स के जो टोटल मार्क्स मिला के कितने होने चाहिए, 75% होने चाहिए, तभी आप क्या होगा जेईई मेंस के लिए एलिजिबल माने जाओगे। 65% जो होगा एससी और एसटी के लिए होना रिक्वायर्ड है। अगर आप किसी भी इंडिया के मतलब भारत के किसी भी एनआईटी और आईआईटी और कोई भी सेमी गवर्नमेंट में पढ़ना चाहते हो तो ये आपके लिए क्राइटेरिया होना ज़रूरी है। तो प्लीज़ आप लोग अगर 12th क्लास में हो तो एग्ज़ाम अगर आपको देना है तो अच्छे से दे सकते हो, या अभी आप 12th क्लास में गए हो तो प्लीज़ आप इस बात को ध्यान में रखना कि आपके ये परसेंटेज कम नहीं होना चाहिए, नहीं तो फिर आप एलिजिबल नहीं हो सकते और आपका जो एनआईटी और आईआईटीज़ में पढ़ने का जो सपना है वो टूट सकता है। तो अपने प्रिपरेशन के साथ साथ में अपने बोर्ड्स पे भी थोड़ा फोकस करते रहें, नहीं तो क्या हो जाएगा, आपका जो सपना है वो टूट जाएगा और फिर आप आईआईटी और एनआईटी में नहीं पहुंच पाओगे। तो प्लीज़ इस बात को आप ध्यान में रखेंगे। जेईई एडवांस के लिए हमने बात कर लिया था यार कि जेईई मेंस में जो टॉप 2.5 लाख स्टूडेंट होते हैं उनको फिर जेईई एडवांस के लिए एलिजिबल किया जाता है। और जेईई एडवांस के अंदर जो जनरल ईडब्ल्यूएस के 10% सीटें रिजर्व होती हैं और ओबीसी के लिए 27% सीटें रिजर्व होती हैं, एससी एसटी के लिए 15% सीटें जो होती हैं वो रिजर्व होती हैं, एसटी के लिए 7.5% सीटें रिजर्व होती हैं और ओपन कैटेगरी, ओपन में सभी लोग आ जाएंगे यार, उसके लिए 40.5% सीटें जो होती है रिजर्व होती हैं। और कोई पीडब्ल्यूडी से बिलोंग कर रहा है यानी फिजिकल डिसेबल है तो उसके लिए 5% सीटें जो होती हैं वो रिजर्व होती हैं। तो ये कुछ रिजर्वेशन के क्राइटेरिया, इसको भी आप समझ सकते हैं कि आपको अगर मेंस में आपने क्वालिफाई किया, ओबीसी कैटेगरी से बिलोंग कर रहे हो, तो एक तो आपका क्या होगा यार, एक तो आपका ओवरऑल जो रैंक बनेगा और एक आपका कैटेगरी वाइज जो है रैंक बनेगा। तो इसमें आपको रिलैक्सेशन मिल जाता है, बहुत ज़्यादा रिलैक्सेशन मिल जाता है। जैसे मान लो आपका 14,000 या 14,000 रैंक आ रहा है तो ओवरऑल रैंक 14,000 आ रहा है और आपका जो कैटेगरी वाइज रैंक आ रहा है वो मान लो कोई 2,000 आ रहा है, तो उसमें क्या होता है, आपको एक अच्छा कॉलेज और एक अच्छा ब्रांच जो है वो मिल जाता है। तो ये रिजर्वेशन का जो हमें फ़ायदा मिलता है। तो इस वीडियो में इतना ही और आई थिंक आपको ये वीडियो जो है क्लियर हुआ होगा। बहुत सारे बच्चों को मैं देखता हूँ यार कन्फ्यूजन रहता है कि उनको कितने अटेम्प्ट्स मिलेंगे, कितने उनके मार्क्स होने चाहिए 12th के अंदर। तो इस वीडियो के अंदर हमने सारी बातें डिस्कस किया और आई होप आपको सारे के सारे जो कॉन्सेप्ट्स हैं वो क्लियर हुए होंगे, जितने भी डाउट्स हैं वो क्लियर हुए होंगे। अगर इसके रिगार्डिंग में कोई भी डाउट है, आपको छोटा सा कोई डाउट है तो वो आप कमेंट सेक्शन में हमसे पूछ सकते हैं, हम उस कमेंट का जरूर रिप्लाई करेंगे और आपके कमेंट का यार हमें बेसब्री से इंतजार रहता है। तो प्लीज़ आप कमेंट करें और हमसे क्वेश्चन पूछें और जितने भी आपके डाउट हैं वो क्लियर करें। तो इस वीडियो में इतना ही, मिलता हूं मैं आपसे। और एक बात यार, और मिलने से पहले मैं एक बात और बोलना चाहूँगा कि अगर वीडियो आपको पसंद आ रहा है और समझ में आ रहा है, आपके अगर डाउट क्लियर हो रहे हैं
तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक ज़रूर करें, सब्सक्राइब भी करें चैनल को, और अपने दोस्तों के साथ भी शेयर कर सकते हैं। तो इस वीडियो में इतना ही यार, मिलता हूँ मैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए आप पढ़ाई करते रहिए। ऑल द वेरी बेस्ट।